नमस्कार दोस्तों। आज आपको सुनाने जा रही हूँ मालती जोशी जी की कहानी यातना शिविर। आजकल बड़ी मुश्किल से तो मेरी आँख लगती है और आधी रात को ये शोर शराबा शुरू हो जाता है। बाप और बेटियाँ तीनों टीवी को घेर कर बैठ जाते हैं। चुपचाप देखें तब भी कोई बात है, पर टीवी से ज़्यादा शोर तो ये लोग मचाते हैं। ये लड़कियां, इन्हें फुटबॉल का क ख भी ना आता है, पर ऐसे चीयर अप करेंगी, ऐसे कमेंट्स करेंगी मानो खेल की विशेषज्ञ हों। आवाज़ से मेरे कान फटने से लगते हैं। बेडरूम का दरवाज़ा बंद भी कर लूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं बाहर आई और रिमोट उठाकर मैंने टीवी बंद कर दिया। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? आज फाइनल है, जानती हो? इन्होंने लगभग मेरे हाथ से रिमोट छीनते हुए कहा। शोर शराबा फिर शुरू हो गया था। ये कोई वक्त है टीवी देखने का? मैंने लगभग चीखते हुए कहा। अब जिस वक्त मैच आएगा तभी तो देखेंगे ना। पूरी दुनिया देख रही है, तुम जैसों को छोड़कर। हाँ, मैं तो हूँ ही सिरफिरी, पर कह देती हूँ, ये आवाज़ें बंद नहीं हुई तो मेरा दिमाग सचमुच घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा? तनु चीखी। ये तो तुम्हारे लाडले का फेवरेट गेम नहीं है ना? मेरा लाडला? मैं आंख फाड़े उसे देखती रह गई। गुस्से के मारे मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा। मेरा लाडला तो तुम्हारा कोई नहीं था? था ना, हमारा दुश्मन था। खुद तो मर गया, हमें जीते जी मार गया। तनु प्लीज, अनुजा ने समझाने की कोशिश की, पर वह तनु थी। एक बार बोलने पर आती है तो रुकती थोड़े ही है। उसी रो में कहे जा रही थी, कभी मिल जाए तो पूछूंगी ज़रूर कि भाई साहब मरने की ऐसी भी क्या जल्दी थी। तनु, अब बस करो। इस बार अनुजा की आवाज़ थोड़ी सख्त थी। तनु का आवेश थोड़ा कम हुआ, फिर भी उसने बोलना जारी रखा। पापा प्लीज, हमारे कमरे के लिए एक टीवी अलग से ला दीजिए। यहाँ तो पूरे दिन मार्शल लॉ लगा रहता है, एक भी कार्यक्रम हम लोग ठीक से नहीं देख पाते। अरे पापा कहाँ गए? सच, ये कब उठकर चले गए थे? हम में से किसी को पता नहीं चला। पापा कहाँ गए? कहाँ जाएंगे? अनुजा ने कहा। स्टडी में बैठे होंगे, अपने स्मार्टफोन पर मैच देख रहे होंगे या ट्रांजिस्टर पर कमेंट्री सुन रहे होंगे। बेचारे, उनका इतना सा सुख भी किसी से देखा नहीं जाता। तनु ने उनसास भरकर कहा। चलिए दीदी रानी, कमरे में चला जाए, अपनी नींद ही पूरी कर लें। और दोनों जैसे मुझे अंगूठा दिखाती हुई कमरे में चली गई। टीवी चीखता रह गया। सुबह माहौल में एक तनाव था जो स्वाभाविक ही था, पर उसकी तरफ ध्यान देने की मुझे फुर्सत नहीं थी। चाय, नाश्ता, टिफ़िन, ये सब तो मेरी ही जिम्मेदारियां थी ना, उन्हें तो पूरा करना ही था। नाश्ते की टेबल पर एकदम सन्नाटा सा था। एकाएक इन्होंने कहा, बच्चों शाम को 5 बजे तक घर आ जाना। क्यों पापा? दिल्ली से कुछ लोग आ रहे हैं। दरअसल अन्नू के लिए एक रिश्ता देखा है, वे ही लोग आ रहे हैं। मतलब दीदी को देखने आ रहे हैं? पापा, ये देखना दिखाना इट्स सो इरिटेटिंग। बेटा, इसी बहाने हम भी तो उन्हें देखेंगे। इसे मेल मुलाकात का एक जरिया ही समझ लो। मैं तो होटल में व्यवस्था कर रहा था। धत, होटल होटल मैं नहीं जाऊंगी। अनुजा ने सख्त नापसंदगी जाहिर की। वे लोग भी घर पर ही आना चाहते हैं। घर पर आने से काफ़ी सारी बातें पता चलती है। आपका कल्चर, आपका स्टेटस, आपका टेस्ट, सबसे परिचय भी हो जाता है।
होटल में सब कुछ फॉर्मल रहता है। तो तनु, बेटा तुम ज़रा जल्दी आकर चाय नाश्ते का देख लेना, दीदी को भी तैयार कर देना। मैं क्या पहनूं पापा? अनुजा ने पूछा। कुछ भी डिसेंट सा पहन ले, वे लोग दिल्ली वाले हैं, मुझे नहीं लगता कपड़ों के मामले में बहुत कंजर्वेटिव होंगे। अच्छा, मैं निकलता हूँ, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और वे उठ खड़े हुए। मैं प्रतीक्षा ही करती रह गई कि वे मुझे भी शाम के लिए कुछ विशेष हिदायतें देंगे, पर वे तो सब कुछ तनु को सौंप कर रवाना हो गए। गुस्से से फनफना उठी मैं। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था? जानती थी ये रात का बदला लिया जा रहा है। मैंने भी बदला लेने की ठान ली। सोच लिया अब किचन की तरफ झांकूंगी भी नहीं, कोई कुछ पूछेगा भी तो टका सा जवाब दे दूंगी। पर पूरी दोपहर बीत गई, मेरे कमरे में कोई नहीं आया। वादे के मुताबिक शाम को ये ऑफिस से जल्दी आ गए। तनु कमरे में ही उन्हें चाय दे गई, मुझसे पूछा तक नहीं। चाय पीकर ये फ्रेश होने चले गए। बाथरूम से लौटकर ये कपड़े बदलने लगे। तब तक मैं सब्र किए रही, पर तैयार होकर जब वे बाहर जाने लगे तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कसेले स्वर में पूछा, मेरा बाहर आना ज़रूरी तो नहीं है ना? तुम्हारी मर्जी। नहीं, मुझे एकदम दरकिनार कर दिया गया है, इसलिए पूछ रही हूँ। आओगी तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कह दूँगा बीमार है। आपने सुबह जो तनु से कहा मुझसे नहीं कह सकते थे? जानबूझकर मेरा अपमान करते हैं, यही लड़कियां भी सीख रही है। देखो, इस समय मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले मेरी बात का जवाब देते जाइए। तुम्हारी बात का जवाब यह है कि अनुजा की शादी में तुम्हें कितनी दिलचस्पी है, इस बात का मुझे पता नहीं है। वह 24 की हो रही है, MSc किए उसे 2 साल हो गए हैं, इधर उधर यूं ही टाइम पास जॉब कर रही है। पर तुम्हें शायद इन सब बातों का एहसास ही नहीं है। तुमने कभी नहीं कहा कि लड़की बड़ी हो रही है, अब उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। अक्सर तो ये काम माँ ही करती है। और वो लड़की मुझसे पूछ रही है कि पापा मैं क्या पहनूं, जबकि यह बात माँ से पूछी जानी चाहिए। आप सबने तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर कर दिया है। क्या कहती और क्या सुनती? तुम खुद ही छिटक कर दूर खड़ी हो गई हो और दूसरों पर दोष मढ़ रही हो। ये घर, ये गृहस्थी, ये लड़कियां और मैं सब जैसे तुम्हारे हैं ही नहीं। तुम बस एक रस्म अदायगी करती जा रही हो। कभी फुर्सत से बैठकर सोचना कि तुम्हारी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? खैर, ये बहस का मुद्दा है, फिर कभी। अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम आराम करो। मन तो हो रहा था कि सचमुच आराम ही करती रहूं। जब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे ही क्या पड़ी है। पर कई बार घर में काम करने वालों का लिहाज करना पड़ता है। वे हर बात को फौरन जग जाहिर कर देते हैं। हमारी मेहरी ने तो अपने 4-5 बंगलों में बात फैला ही दी है कि जवान बेटे की मौत के बाद से 25 नंबर वाली मैडम थोड़ी सी खिसक गई है। वे लोग अब मुझे विचित्र नज़रों से देखते हैं। उन नज़रों में सिर्फ सहानुभूति नहीं होती, कौतूहल भी होता है। जब अपने घर में ही इस तरह की उपेक्षा मिल रही है तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। मेरा दुख जैसे सिर्फ मेरा होकर रह गया है, औरों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक 7 बजे तैयार होकर जब मैं बाहर आई तो तीनों मुझे देखते ही रह गए। मुझे भी लगा कि जोश में आकर मैंने कुछ ज़्यादा ही साज श्रृंगार कर लिया है। मेरे सामने अनु इतनी सौम्य लग रही थी और सुंदर भी।
मुझे देखकर तनु ने मुंह बिचका दिया। ये कुछ कहने को हुए, फिर चुप हो गए। आजकल मुझसे कुछ भी कहते हुए ये डरने लगे हैं। न चाहते हुए भी मैं एकदम आपा खो बैठती हूँ। एक बार मन किया कि कपड़े बदल लूँ, पर अब समय नहीं था। वे लोग किसी भी समय आ सकते थे, और लो, घंटी बज ही गई। जब सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर चुके तो परिचय का दौर चला। तनु ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि दीदी चाय वाय लेकर नहीं आएगी, वो काम मैं और गोपाल करेंगे। दीदी ठाठ से आपके साथ बैठेगी। सो अनुजा हम लोगों के साथ ही बैठी थी। बड़ी सुंदर लग रही थी। बातचीत के प्रारंभिक दौर के बाद मेहमानों को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया गया। मैंने देखा कि मेरी मदद के बिना भी तनु ने काफ़ी लंबा चौड़ा इंतजाम कर लिया था। डाइनिंग टेबल डोंगों से खचाखच भर गई थी। जैसे ही पहला डोंगा खुला, मेरा तो खून ही जम गया। समोसे! पिछले 4 साल से इस घर में समोसे नहीं बने थे, न बाहर से आए थे। समझ गई कि तनु की कारस्तानी है, उसने जानबूझकर यह किया है। आज तो इसकी खबर लेनी ही पड़ेगी। लड़की हद से ज़्यादा गुस्ताख होती जा रही है। सॉरी आंटी, तनु ने सफाई देते हुए कहा। मम्मी बीमार है, इसलिए नाश्ता बाजार से ही मंगवाना पड़ा। मैंने आज दीदी को किचन में पाँव ही नहीं रखने दिया, और मैं तो इस मामले में एकदम कोरी हूँ। सब ने एक बार फिर गौर से सजी धजी बीमार मम्मी को देखा। संकोच से मैं गड़ ही गई। मैं राह देखती रह गई कि कब ये लोग जाएं और कब मैं तनु को आड़े हाथों लूं, पर मौका ही नहीं मिला। वे लोग बड़ी लंबी पारी खेले। फिर माँ बाप तो उठकर चले गए, दोनों बेटों को यहीं छोड़ गए। बच्चों की बातें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उन लोगों को थोड़ी स्वतंत्रता देने के लिए ये उठकर स्टडी में चले गए। फिर मेरा वहाँ बैठना अप्रासंगिक लगने लगा। मैं कमरे में चली आई। 5-6 दिन बाद की बात है। उस रात खाने की मेज़ पर इन्होंने एकाएक कहा, अन्नू बेटे, कांग्रेचुलेशंस, तुमने दिल्ली फतह कर ली। मतलब? अनुजा का अगला प्रश्न था। मतलब उनके यहाँ से हाँ आ गई है ना पापा? तनु किलिक उठी और उसने उठकर दीदी को गले से लगा लिया। हाँ बेटा, उनके यहाँ से हाँ आ गई। अन्नू, अब तुम अपनी भी राय बता दो ताकि सगाई की तारीख तय की जा सके। दीदी की राय अलग से पूछने की क्या ज़रूरत है पापा? ज़रा उनका चेहरा तो देखिए। सचमुच अनुजा का चेहरा एकदम सिंदूरी हो रहा था। हाँ, एक बात और, रमाशंकर जी ने कहलवाया है कि अगर ऐतराज़ ना हो तो वे दोनों डोलियाँ एक साथ ले जा सकते हैं। आप भी फ्री, हम भी फ्री। धत, मैं उस बांगड़ू से शादी नहीं करूँगी। तनु चिहुकी। ये बांगड़ू मत कहना। हाँ, इंजीनियर है वह। अगले साल USA जाएगा अगली पढ़ाई के लिए। देखा पापा, अभी सगाई भी नहीं हुई है और उन लोगों की वकालत शुरू हो गई है। वो इंजीनियर या जो भी हो, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। बड़ी मुश्किल से तो तुमसे छुटकारा मिल रहा है। तुम्हारे देवर से शादी कर लूँगी तो वहाँ जिठानी बनकर मुझ पर रोब झाड़ोगी। बेचारी मैं। ओके ओके, लड़ो मत। वैसे मैंने उनसे पहले ही कह दिया है कि छुटकी हमारी मेडिकल स्टूडेंट है, वह डॉक्टर दूल्हा ही चाहेगी। ये ठीक किया पापा। और पापा, दीदी की शादी के बाद मैं हॉस्टल शिफ्ट कर जाऊंगी। फाइनल है मेरा। टाइम बे टाइम वार्ड ड्यूटीज लगती हैं। घर से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पढ़ाई की दृष्टि से भी ठीक रहता है। फाइनल में करीब सभी हॉस्टल चले जाते हैं। मतलब दीदी ससुराल चली जाएगी
और तुम हॉस्टल चली जाओगी। मुझ गरीब को इस यातना शिविर में अकेला छोड़ दोगी? ऐसा मत करो भाई। हैव मर्सी ऑन मी। यातना शिविर? इस शब्द को सुनते ही लड़कियों ने जिन नज़रों से मुझे देखा था वह असहनीय थी। कमरे में आने के बाद भी लग रहा था जैसे वे नज़रें मेरा पीछा कर रही हों। ये काफ़ी देर तक बाहर बच्चों के साथ हंसी मजाक करते रहे। कमरे में आए तब 11 बज चुके थे। उन्हें लगा होगा मैं सो गई हूँ, इसलिए चुपचाप आकर लेट गए। पर मैं तो भरी बैठी थी, कब से प्रतीक्षा कर रही थी। सुनिए, मैंने कहा। बोलो, उन्होंने उनिंदी आवाज़ में कहा। आज एक बात का फैसला हो जाना चाहिए। अब आधी रात को कौन सा केस लेकर बैठ गई तुम? सो जाओ, सुबह देखेंगे। नहीं, इस बात का फैसला आज और अभी होना चाहिए। हाँ बोलो, कहते हुए ये उठ बैठे। आज मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। मतलब, मैं इस घर की एक अवैतनिक नौकरानी हूँ या? साफ साफ कहो भाई, आधी रात को बेमतलब का बखेड़ा ले बैठी हो। लड़के वालों की तरफ से हाँ आई थी, यह बात पहले मुझे नहीं बताई जा सकती थी। तुमने पूछा था। मैं चुप रह गई। क्या बोलती? वे ही बोले। उन लोगों को हमारे यहाँ आए इतने दिन हो गए, तुमने एक बार भी जानना नहीं चाहा कि उनका क्या जॉब आया। तुमने यह भी नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है, उसके पिताजी क्या हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें तो लड़के का नाम भी मालूम नहीं होगा। तुमने तो कभी कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। तुम्हें कोई क्यों कुछ बताए? तुम्हारे अहंकार को ठेस लगी है, इसलिए तुम तिलमिला गई हो। वैसे तुम्हें अनुजा की शादी में रत्ती भर भी रस नहीं है। उस दिन तुम उस महिला के पास इतनी देर बैठी थी, क्या उनसे परिवार के बारे में कुछ पूछा? क्या तुम्हें पता है उनकी बेटी कहाँ ब्याही गई है? उनका अपना पीहर कहाँ है? वे हाउसवाइफ हैं या नौकरी करती हैं? कहने सुनने को 100 बातें थी, पर तुमने की ही नहीं। मुंह में दही जमाए बैठी रही। उस दिन समोसे देखकर मेरा दिमाग आउट हो गया था। मैं जानती हूँ तनु ने जानबूझकर यह शरारत की थी और आपकी सह पर की थी। यकीन मानो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सारा मीनू लड़कियों ने तय किया था और उन्होंने जानबूझकर किया हो तो उसमें आश्चर्य क्या है। पिछले 4 सालों से इस घर में समोसा नहीं आया, गाजर का हलवा नहीं बना, क्रिकेट की कमेंट्री नहीं सुनी गई। 4 सालों से हमने तनु अनु का जन्मदिन नहीं मनाया। हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए, होटल में खाना नहीं खाया। 4 साल से हमने एक भी शादी अटेंड नहीं की। एक मुसलसल मातम घर पर छाया हुआ है। बच्चे बगावत पर उतर आए तो आश्चर्य क्या है? यह सब झेलने की उम्र है उनकी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे यह दुख सिर्फ मेरा है और मैं इसे आप सब पर थोपना चाहती हूँ। सुनीता, मैं मानता हूँ यह हम सबका साझा दुख है। इसे हम सब मिलकर झेलते तो शायद यह हल्का हो जाता, पर तुम तो इसे अपनी जागीर बनाकर बैठी हो। तुमने इसे इतना बड़ा इशू बना लिया है कि लोगों को अब तुमसे सहानुभूति नहीं, चिढ़ होने लगी है। मेरे दोस्त घर आने से कतराने लगे हैं। तुम्हारी सहेलियों ने किनारा कर लिया है। रिश्तेदार भी बिना मतलब के इधर फटकते नहीं हैं। औरों की बात जाने दीजिए। क्या आप भी मेरे दुख को नहीं समझते? क्या आपके मन पर खरोंचें नहीं आई है? खरोच? लड़का इतना बड़ा घाव दे गया है कि शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा, पर फ़र्क यह है कि मैं उस घाव को भरने का जतन करता हूँ
और तुम उसे हरा रखना चाहती हो। मैं उस दुख को सहलाने की अय्यासी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नौकरी करनी है, 4 लोगों के बीच उठना बैठना है, घर परिवार का ध्यान रखना है, खासकर बच्चियों का मनोबल बढ़ाए रखना है। ये उनकी हंसने खेलने की उम्र है, उन पर यह उदासी की चादर क्यों डाली जाए। सुनीता, हम मरने वाले के साथ मर तो नहीं सकते। जिंदगी अगर बाकी है तो जीना ही पड़ता है, तो फिर उसे सलीके से जीने में क्या हर्ज है। कल को ये लड़कियां ससुराल चली जाएंगी तो अपने साथ कुछ अच्छी यादें तो लेकर जाएं। अभी तनु कह रही थी कि दीदी की शादी के बाद हॉस्टल चली जाएगी। मैं सोचता हूँ यही ठीक रहेगा, यहाँ तो उसका दम घुट जाएगा। और आपके लिए भी तो यह घर एक यातना शिविर है, इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। मैं तो यहाँ रहने के लिए अभिशप्त हूँ। तुमने तो दिन दुनिया छोड़ दी है, पर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ना। और कल को लड़कियाँ पीछे मुड़कर देखना चाहे तो उनकी नज़रों में एक घर तो होना चाहिए ना। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैं फपक कर रो पड़ी। अब क्या हो गया भाई? कहते हुए उन्होंने जैसे ही मेरे कंधे को छुआ, मैं कटे पेड़ सी उनकी गोद में गिर पड़ी। रुलाई के वेग से मेरा पूरा शरीर हिल रहा था और ये मेरी पीठ पर, बालों पर चुपचाप हाथ फेर रहे थे। उनकी यह मौन सांत्वना बड़ी अच्छी लग रही थी। जब जी भरकर रो चुकी तो मैं उठ बैठी। रूंधे गले से मैंने कहा, तो अब अनु भी हमें छोड़कर चली जाएगी? हाँ, और कुछ दिनों बाद तनु भी। यह सृष्टि का नियम है सुनीता। बच्चे किसी के पास नहीं रहते, पंख निकलते ही उड़ जाते हैं। वैसे आज तुम अनु के लिए रोई, बहुत अच्छा लगा। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारी सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। इतने दिनों से मैं यह उपेक्षा का नाटक इसलिए खेल रहा था कि पता तो चले कि तुम एकदम फत्तर हो गई हो, या तुम में अब भी कुछ स्पंदन, कुछ दुखदुखी बाकी है। मेरी परीक्षा ले रहे थे। हाँ, और तुम उसमें पास हो गई हो। अब बस एक काम करना, जितने दिन बिटिया घर में है उसे खूब दुलार देना, ताकि यहाँ से जाते समय उसके आंचल में अच्छी सी प्यारी सी स्मृतियाँ हो। मैंने बच्चों पर बहुत अन्याय किया है ना, क्या पता वे लोग मुझे क्षमा भी कर पाएंगी कि नहीं। एक बार उन्हें अंक में भरकर तो देखो, सारे गिले शिकवे पल भर में दूर हो जाएंगे। और उन्होंने मुझे अंक में भर लिया। कितने दिनों बाद मैंने इनके स्पर्श में पहले की सी उष्मा महसूस की थी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।